कैप्टन, हमें हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 1 अक्टूबर 2015 की रात अल फैरो समुद्र में आगे बढ़ रहा था। ये एक अमेरिकन मर्चेंट वेसल था जिसे प्यूर्टो रिको पहुंचना था। लेकिन अगले दिन 2 अक्टूबर की सुबह मियामी कोस्ट गार्ड के डिस्ट्रिक्ट 7 ऑफिस में एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें बताया गया कि अल फैरो गायब हो चुका है। इस पर 33 लोगों का एक क्रू था और ये असंभव प्रतीत हो रहा था कि स्टील से बना इतना बड़ा जहाज गायब हो गया। और फिर शुरू हुई खोज अमेरिकन इतिहास में पिछले 30 सालों में घटे सबसे बुरे समुद्री हादसे की। ये ऐसी दुर्घटना थी जिसे टाला भी जा सकता था, पर शायद कप्तान ऐसा नहीं चाहते थे। और इस खोज के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगता है अल फैरो का ब्लैक बॉक्स, जिसमें अल फैरो के आखिरी समय के दौरान कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला दिया। क्या हुआ था उस रात अल फैरो की क्रू के साथ और आखिर कैसे इतना बड़ा जहाज अचानक गायब हो गया? ये कहानी है दैत्याकार अल फैरो की। स्वागत है आपका साइनों पर। लगभग 32,000 टन वजनी और 240 मीटर लंबा अल फैरो एक कंटेनर शिप था जिसके शुरुआती 39 साल अलास्का के बेहद मुश्किल हालातों में गुजरे थे, जहां पर इसने कई बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिया। ये दूसरे खाड़ी युद्ध का भी हिस्सा था जहां इसने कई जानलेवा हमले झेले और गायब होने से सिर्फ 1.5 साल पहले इसे फ्लोरिडा के पूरी तट पर मौजूद जैक्सनविले पोर्ट पर लाया गया। सितंबर 2015 के 29वें दिन अल फैरो जैक्सनविले से प्यूर्टो रिको के लिए रवाना हुआ। इस समय इस पर अमेरिकन कंपनी टॉट मैरीटाइम का मालिकाना हक था। 1930 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान अल फैरो के साथ 33 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 28 अमेरिकन थे और 5 पोलिस। सफर के दौरान अल फैरो की कमान 53 वर्षीय कैप्टन माइकल डेविडसन के हाथों में थी। कैप्टन डेविडसन ने अपने जीवन का अधिकतर समय समुद्र में बिताया था, इसलिए उन्हें अपने काम में अच्छा खासा अनुभव था। सेकंड ऑफिसर के तौर पर डैनियल रंडोल्फ जहाज पर मौजूद थी और उनके साथ सीमैन जैक जैक्सन भी थे, जिन्हें लगभग 30 सालों का अनुभव था। जैक्सनविले से प्यूर्टो रिको तक का 4 दिन लंबा ये रूट अल फैरो के लिए रेगुलर था और जैक्सनविले से जब इसका डिपार्चर हुआ तब मौसम भी काफी साफ था, सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी दिन अल फैरो से 1130 किलोमीटर पूर्व में एक शक्तिशाली तूफान का जन्म होता है और सिर्फ एक दिन में जोकिन नाम का ये तूफान हरिकेन में बदल जाता है और यही इस कहानी की शुरुआत थी। अमेरिका के तटीय इलाकों में आमतौर पर नवंबर तक हरिकेन का मौसम होता है और ऐसे तूफान आते रहते हैं, लेकिन जोकिन जो 30 सितंबर की सुबह 7:30 बजे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, रात के 11:45 बजे तक इसकी स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो चुकी थी और अब ये कैटेगरी 3 का तूफान बन चुका था। कैटेगरी 3 के तूफान बेहद पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई नहीं जानता था कि अब ये हरिकेन किस ओर आगे बढ़ेगा। 1 अक्टूबर की रात 1:30 बजे ये तूफान 193 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गया और इसके सिर्फ 6 घंटे बाद यानी सुबह 7:30 बजे मियामी कोस्ट गार्ड की डिस्ट्रिक्ट 7 ऑफिस पर टॉट मैरीटाइम की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें बताया गया कि अल फैरो के नंबर 3 होल्ड में पानी भर गया है और बिजली भी जा चुकी है। जल्द ही उन्होंने इमरजेंसी कॉल करने भी स्टार्ट कर दिए। हमने अल फैरो से संपर्क करने की तमाम कोशिशें की पर सभी नाकाम रही। पूरी बात का तर्जुमा ये है कि इस कॉल के बाद अल फैरो गायब हो चुका था। कोस्ट गार्ड अल फैरो को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन इस वक्त हरिकेन जोकिन बहामास तक पहुंच गया, जहां इसकी रफ्तार 222 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी और इतनी खतरनाक रफ्तार में कोस्ट गार्ड के लिए कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना लगभग नामुमकिन था। पर फिर 2 अक्टूबर को कोस्ट गार्ड की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इस वक्त तूफान जोकिन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लगभग 7 घंटे तक उस एरिया में सर्च किया गया जहां से अल फैरो ने आखिरी बार कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी अल फैरो का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इस दौरान कई रेस्क्यू प्लेन बुरी तरह डैमेज जरूर हो गए। 2 दिन बाद जब हरिकेन थोड़ा कमजोर हुआ
तो खोज के दायरे को बढ़ाया गया। लगभग 6 जलपोतों की मदद से 42 उड़ानें भरी गई और 4,77,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च किया गया, लेकिन सब बेकार रहा। अब अल फैरो से आखिरी कांटेक्ट हुए 2 दिन बीत चुके थे। तभी एक कोस्ट गार्ड प्लेन को समुद्र में मलबे जैसा कुछ नजर आता है। हमें मलबे वाली 2 जगह मिली है, जिनके बीच लगभग 100 से 112 किलोमीटर का अंतर है। इस मलबे में एक टूटी फूटी लाइफ बोट और एक लाइफ रिंग मिली, जिस पर लिखा था अल फैरो। अब तक इस घटना को हुए 72 घंटे बीत चुके थे और जोकिन भी एक कैटेगरी 4 का हरिकेन था, जिससे जिंदा निकल पाना इम्पॉसिबल था। और इतने मलबे का मतलब भी यही था कि अल फैरो डूब चुका था। यानी अब ये भी कंफर्म था कि इस पर मौजूद 33 में से एक भी क्रू मेंबर जिंदा नहीं बच पाया। मलबा मिलने के लगभग 3 हफ्ते बाद यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के प्रमुख जांचकर्ता थॉमस रोथ रॉफी यूएस नेवी की एक टग बोट अपाचे के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। अल फैरो द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रिक सिग्नल के आधार पर उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया गया। शुरुआत में तो खोजकर्ताओं के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर एक दिन अपाचे के सोनार ने समुद्र में 4500 मीटर की गहराई पर कुछ बड़ा सा देखा। 1 नवंबर को एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल को पानी में उतारा गया और यहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में तली पर अल फैरो था। इसकी बॉडी मिट्टी में धसी हुई थी और लगभग एग्जैक्ट कंडीशन में थी, पर इसके साथ और कुछ भी नहीं था। ना तो इसका सामान था और न किसी क्रू मेंबर की बॉडी। अब वैसे तो ये जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी कुछ सॉलिड पता लगाने के लिए अल फैरो की वॉइस डाटा रिकॉर्डर यानी वीडीआर का पता लगाना जरूरी था। वीडीआर ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी प्लेन में ब्लैक बॉक्स, जिसमें कैबिन क्रू की लगभग हर बातचीत रिकॉर्ड होती है। शुरुआत में जांचकर्ताओं को वीडीआर नहीं मिलता और अगले 6 महीनों तक ये खोजबीन जारी रहती है, लेकिन अंततः 26 अप्रैल 2016 को हादसे वाली जगह से 400 मीटर दूर इन्वेस्टिगेटर्स को 60 सेंटीमीटर लंबा ये रिकॉर्डर मिल जाता है। हालांकि इसमें हुई रिकॉर्डिंग की क्वालिटी काफ़ी खराब थी, पर लगभग 3 महीनों की मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेटर्स आखिरकार अल फैरो की आखिरी बातचीत को समझ पाने में सफल हुए, जो कुछ इस तरह थी। हम तूफान से 33 किलोमीटर दूर है। हाँ, इसी जगह पर तो तूफान है। कैप्टन सभी को कह रहे हैं कि ये तूफान तो खतरनाक नहीं है, ये बहुत गंभीर नहीं है, इसमें तो ज़्यादा तेज़ हवाएं भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर कप्तान जानते हैं कि वह गलत है। ये रफ्तार हमें मार डालेगी। कप्तान को रास्ता बदल देना चाहिए था। इस बातचीत के बाद अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों कैप्टन डेविडसन अल फैरो को सीधा हरिकेन की तरफ ले गए और हकीकत में इस जहाज के साथ हुआ क्या था। लगभग 10 महीने तक अल फैरो के वीडीआर के एनालिसिस और इसके फॉर्मर कैप्टन जैक हर्न की मदद से नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस हादसे की कड़ियां जोड़नी शुरू की, जिसके मुताबिक जब अल फैरो दक्षिण में प्यूर्टो की तरफ आगे जा रहा था, तब इसके टेल पार्ट पर मौजूद टेलीकम्युनिकेशन पोर्ट पर लगातार वेदर इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही थी और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर क्रू मेंबर्स आगे का प्लान बनाते थे। 30 सितंबर की शाम लगभग 5 बजे जैक्सनविले से निकलने के एक दिन बाद नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा अल फैरो के क्रू को हरिकेन जोकिन का पूर्वानुमान भेजा गया। इस पूर्वानुमान के आधार पर सेकंड ऑफिसर डैनियल रंडोल्फ ने अंदाजा लगाया कि अल फैरो हरिकेन से टकराने वाला था, इसलिए वे तुरंत ये बात कैप्टन को बताती हैं। उनकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनी जा सकती थी। शाम के करीब 7 बजे कैप्टन जहाज को साउथ में 10 डिग्री घुमाने को कहते हैं, लेकिन वेदर फोरकास्ट के मुताबिक वे लोग अभी भी हरिकेन के रास्ते पर ही थे। सेकंड ऑफिसर डैनियल को कैप्टन का ये फैसला समझ नहीं आया और कैप्टन का ये फैसला सच में गलत भी था, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल कैप्टन को भी क्रू की तरह हर वक्त वेदर फोरकास्ट मिलता रहता था, लेकिन उन्हें ये डाटा क्रू की तरह सेट सी सिस्टम से नहीं बल्कि बोन वॉइस वेदर डाटा सिस्टम यानी बीबीएस के थ्रू मिलता था और बीबीएस की ये वेदर रिपोर्ट सिर्फ कैप्टन के ईमेल एड्रेस पर ही आती थी, इसलिए शिप क्रू को इस फोरकास्ट का कोई अंदाजा नहीं था। रात को 8 बजे कप्तान केबिन में चले गए
उन्हें यकीन था कि वे बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। अगर उस वक्त कैप्टन चाहते तो वे रास्ते में किसी आइलैंड पर रुककर तूफान के गुजरने का इंतजार भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रात के 11 बजे एक और क्रू मेंबर कैप्टन से कहता है कि क्यों ना वे लोग रास्ता बदलकर आइलैंड्स के पीछे शरण ले, लेकिन कप्तान नहीं माने। कैप्टन, क्यों ना हम तूफान के गुजरने का इंतजार करें। फिर रात को 1:20 पर डैनियल कैप्टन को कॉल कर रास्ता बदलने की रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन इस बार भी कैप्टन ने इनकार कर दिया। कैप्टन, क्यों ना हम रास्ता बदल ले। शिप पर मौजूद हर क्रू मेंबर जानता था कि कप्तान उन्हें सीधे हरिकेन की तरफ ले जा रहे हैं, पर कोई भी उन्हें मना नहीं सका। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी कैप्टन डेविडसन ने क्रू की बात क्यों नहीं मानी। अगर वे कुछ समय रुक जाते तो उनका क्या जाता। तो इसका जवाब ये है कि कैप्टन डेविडसन के आगे बढ़ने के पीछे 2 कारण थे। पहला तो ये था कि एक मालवाहक जहाज यानी मर्चेंट वेसल पर समय सीमा की सख्त पाबंदी होती है, उसे किसी भी हालत में टाइम पर पहुंचना होता है। और दूसरा ये कि अगर वे तूफान के पीछे पीछे चलते तो तेज हवाओं से उनकी स्पीड मेंटेन रहती और फ्यूल कम खर्च होता। 1 नवंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे कैप्टन ब्रिज पर लौटे। उन्होंने कई बार कहा कि वे तूफान के पिछले हिस्से में हैं। वे शायद एक शाम पहले मिली बीवीएस रिपोर्ट के आधार पर ये सब कह रहे थे, पर उनकी ये रिपोर्ट गलत थी। हकीकत में अल्फेरो हरिकेन जोकिन के केंद्र से सिर्फ 40 किलोमीटर पूरब में था। इस समय समुद्र में मौजूद दूसरे जहाजों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या फिर कई शरण ले ली, पर अब अल्फेरो सीधा तूफान के केंद्र की तरफ आगे बढ़ रहा था। 1 अक्टूबर की सुबह तक ये तूफान अपनी चरम शक्ति पर पहुंच चुका था। अल्फेरो को 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे ये एक तरफ 15 डिग्री झुक गया और इसका निचला हिस्सा पानी में डूब गया। सुबह लगभग 4:45 बजे सीमैन फ्रैंक हैम को शिप के मैनुअल कंट्रोल के निर्देश दिए गए। कैप्टन ने जहाज को हवा की दिशा में रखने का आदेश दिया। लगभग 1 घंटे बाद सुबह 5:45 बजे कप्तान को पता चला कि होल्ड 3 में पानी घुस चुका है। अल्फेरो अभी भी एक तरफ झुका हुआ था और इस झुकाव के कारण इसके इंजन को फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही थी। परिणाम स्वरूप सुबह के 6:15 बजे इंजन बंद हो गए और साथ में जहाज की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद। अब अल्फेरो उन तूफानी हवाओं के रहमो करम पर था। धीरे धीरे इसमें पानी का भराव तेज होने लगा और अब इसका बचना लगभग नामुमकिन हो चुका था। क्रू ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। सुबह के 7:01 पर कप्तान ने आखिरी कोशिश के तौर पर टोट मैरीटाइम को मदद के लिए कॉल किया, पर उन्हें वहां से कोई खास मदद नहीं मिली। क्या मेरी बात किसी क्यूआई से हो सकती है? थोड़ा इंतजार कीजिए सर, पहले आप अपना और अपनी शिप का नाम बताइए। मैं माइकल डेविडसन और जहाज है अल्फेरो। ओह नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या मेरी बात किसी क्यूआई से हो सकती है? अब काफी देर हो चुकी थी। 7:30 बजे कैप्टन द्वारा शिप की लाइफ बोट्स तैयार करने को कहा गया। जहाज के ब्रिज पर अंतिम व्यक्ति थे कैप्टन डेविडसन और सीमैन फ्रैंक हैम। यहाँ पर बेशक गलती कैप्टन की थी, लेकिन उन्होंने भी शायद ये जानबूझकर तो नहीं किया। अल्फेरो और उसकी क्रू समुद्र में समा गई। अक्टूबर 2018 में फ्रैंक हैम की याद में हैम अलर्ट मैरीटाइम सेफ्टी एक्ट बनाई गई, जिसके अनुसार किसी भी शिप का क्रू अज्ञात रहकर अपने कप्तान या अधिकारी की गलती को रिपोर्ट कर सकता है।